अब की बार किसका उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज मुद्दा बेहद अहम है और सवाल कई बड़े होंगे। आज हमारी चर्चा का मुद्दा यूपी चुनाव के दौरान हुई खूनी हिंसा की साजिश पर है, लोकतंत्र में आस्था और बगावत का है, भड़काऊ बोली और ओबीसी पर चली गोली का है, लोकतंत्र के सम्मान और अपमान का है, चुनाव में जीत और हार के लिए टूटती मर्यादाओं का है। 21वीं सदी में आगे बढ़ता हिंदुस्तान चुनाव में क्यों 90 के दशक की तरह व्यवहार करने लगा है, क्यों पीछे लौट गया है, एक कुर्सी के लिए क्यों लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और उससे भी बड़ा मुद्दा, क्या जब तक चुनाव में होगा हिंदू मुसलमान, ऐसे ही भुगतेगा हिंदुस्तान। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, गौर से देखिएगा। पहली ओवैसी के भड़काऊ बयानबाजी से नाराज हमलावरों की फायरिंग की है, जिसमें ओवैसी बाल बाल बचे, और दूसरी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, जिसमें लोकतंत्र की ताकत, विरोध के बावजूद सम्मान का एहसास है। हम हिंदुस्तान में कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्या विरोधी को गोली मार देना लोकतंत्र है? क्या विरोधी को जेल भेज देना लोकतंत्र है? क्या विरोधी को सम्मान न देना लोकतंत्र है? उसके लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना हिंदुस्तान का लोकतंत्र है? और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ नेताओं का बड़ा पैनल और जमीनी सच्चाई बताने के लिए मेरे सहयोगी राजीव रंजन और विमल कौशिक मौजूद होंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कल प्रियंका गांधी को सम्मान देने के बाद अखिलेश यादव ने अपने विरोधी के लिए सम्मान भरा जो ट्वीट किया है उसे देख लीजिए। ये ट्वीट, एक सलाम तहजीब के नाम, अखिलेश यादव का पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये एक सलाम तहजीब के नाम। और इस वक्त एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। साथ ही मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव रंजन गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, विमल कौशिक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। अभी टीवी स्क्रीन पर आपको सभी नजर आएंगे, और एआईएमआईएम प्रवक्ता आदिल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राजीव आपके पास आ रही हूं। राजीव, ऐसा कहा जाता है कि जैसा आप परोसोगे वैसा ही भुगतोगे, और यही उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। राजीव, जैसी आपकी थाली होगी, जैसा परोसोगे इसमें वैसा ही आपको मिलेगा रिटर्न। देखिए, हमने समाज में नफरत की देखिए, हम हमेशा न्यूज 24 इस बात को हमेशा कहता आया है कि ये दुनिया जो है वो नफरत के पाए पे नहीं, प्यार मोहब्बत के पाए पर टिकी है। दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी किताब, कोई भी संत किसी भी धर्म का हो, उसने कभी नफरत की बात नहीं सिखाई। और अगर नफरत होगी तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा। कल आज किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। जो स्थिति आप देख रहे हैं मुल्क में, हमारे मुल्क की एक सबसे दमदार आवाज संसद से लेकर सड़क तक में असदुद्दीन ओवैसी अपनी आवाज का एक दम रखते हैं, और उनके भाषणों में, उनकी बातों में, उनकी वाणी में एक तार्किक शक्ति है, जिसके जरिए वो अपनी पार्टी के अकेले नुमाइंदे भी संसद में रहे। इस वक्त उनके दो सांसद हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी आवाज है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। आप उनकी बात से सहमत हो ना हो, उनकी विचारधारा से सहमत हो ना हो, लेकिन हमारे मुल्क के गुलदस्ते का वो ऐसा फूल है जिसको हर कोई देखना चाहता है। और हम अगर दुनिया को दिखाएं तो असदुद्दीन ओवैसी, मैं बार बार कहता हूं, आप किसी की विचारधारा से इनकार कर सकते हैं, आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद रहते हुए संसद में अपनी जो एक छाप छोड़ी है वो अपने आप में बेमिसाल है। आप उनका विरोध करें, उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो, ये अलग बात है, लेकिन आप उन पर गोलियां चलाएं, उन पर हमले करें, उनके भाषणों से नाराज होकर अगर ऐसी स्थिति देश में आने लगेगी तो इस देश के तमाम नेताओं को, वैचारिक विरोध करने वाले लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है, और वो अलग हो सकते हैं। ये बहुत ही कल गलत घटना उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, ये बहुत ही निंदनीय
दर्दनीय घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। असदुद्दीन ओवैसी तो बड़े आदमी है, अगर किसी छोटे दल के छोटे नेता पर भी इस बात के लिए गोली चलाई जाती है कि वो उसकी बात पसंद नहीं आती है या उसका बयान ठीक नहीं लगता है या इसका विरोधी लगता है, उसका समर्थक लगता है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें कहीं कोई जगह नहीं बनती है। असदुद्दीन ओवैसी इस देश के सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये बात उन तक है। लेकिन दूसरी बात है कि ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन ऐसे नफरत के बीज बो रहा है जिससे ये स्थिति आ रही है कि हमारे युवा तमंचा लेकर के पोलिंग बूथ पर इंतजार कर रहे हैं कि नेता की गाड़ी आएगी तो उस पर वो फायरिंग करेंगे। निश्चित तौर पर की फायरिंग उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पर की है, वो एक खतरनाक संकेत देता है। वो खतरनाक संकेत ये देता है कि हमारे युवाओं के मन में इतना शंका, इतनी जहर, इतनी नफरत कौन फैला रहा है। तो इसके लिए भी बहुत हद तक नेता ही जिम्मेदार हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से समाज में ऐसी खाई पैदा हो गई है कि या तो आप इस तरफ है या आप उस तरफ है, और इस तरफ उस तरफ में इतने ज्यादा भावनाओं से संचालित होने लगते हैं कि आप हिंसा पर उतर सकते हैं। तो बहुत हद तक नेताओं को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत हद तक नेताओं को ये देखना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये बातें अलग हैं, पैनलिस्ट हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस हिंसा को कोई भी मैं बार बार कह रहा हूं, एक संसद सदस्य, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे कोई भी हो जिसे जनता ने चुना है, उस पर हमला किया गया, ये निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। बहरहाल मैं गोरखपुर में हूं, विपनेश, अगर आप इसी मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहें तो ठीक, नहीं तो मैं गोरखपुर का थोड़ा माहौल बताऊं। रवि किशन जो यहाँ के सांसद है वो इंतजार भी कर रहे हैं, थोड़ा उनसे बात भी करता। ठीक है राजीव, मैं लौटूंगी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए। और वहां पर मेरे सहयोगी विमल कौशिक मौजूद हैं उसी टोल पर जहां पर इस काफिले पर फायरिंग इस युवक ने की, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। विमल, आप नजर बनाए हुए हैं, वो जगह भी मुझे दिखाइए, और इस मामले में और क्या लीड है ये मैं जानूंगी आपसे। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, गोरखपुर सदर सीट से वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, और मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं क्योंकि लोगों को भी संबोधित करना है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी भी इस वक्त मौजूद हैं। उससे पहले वो गोरक्षनाथ पीठ पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। राजीव, बुला सकते हो राजीव, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त देख पा रही थी टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर बाद वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। रवि जी, चलिए, राजीव तक मेरी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए कि सबसे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया है। गोरक्षनाथ पीठ अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज लोगों को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में अभी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। उससे पहले हवन पूजा भी उन्होंने की है और यह भी कहा जा रहा है कि नामांकन के बाद भी वो मंदिर जाएंगे। और मेरे सहयोगी राजीव रंजन लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। राजीव, हॉट सीट हो गई है, बड़ी लड़ाई हो गई है गोरखपुर इस शहर सीट पर, सदर सीट पर योगी नामांकन कर रहे हैं और आज बीजेपी के बड़े चेहरे वहां पर होंगे। राजीव, अभी पूजा का दौर चल रहा है। देखिए विपनेश, अभी गोरखपीठ में, गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ है, वहां पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके बाद उनका यहां पर आने का कार्यक्रम है, जहां पर मैं हूं। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, ये देखिए, ये मंच है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और बड़े लोग जो उनके नामांकन दाखिल करने के वक्त आएंगे। ये मंच सजा हुआ, देखिए, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर लिखा है। जो लोग नहीं जानते उनको ये बता दूं, ये पूरा कैंपस जो है, उधर आप देखिए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वो डिग्री कॉलेज है, ये इंटर कॉलेज है। जिस तरह से लखनऊ में हजरतगंज है, दिल्ली में कनॉट प्लेस है या मुंबई में कोलाबा है, उसी तरह से गोरखपुर में गोलघर है। और ये गोलघर जो जगह है, ये आधी की आधी जगह जो है वो गोरखनाथ मंदिर की है, गोरखपीठ की है। यहाँ पर इंटर कॉलेजेस है, मार्केट है, डिग्री कॉलेज है, तमाम तरह के शिक्षा संस्थान है। तो यहीं पर आकर के योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे। एक कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें 1000 के करीब कहा जा रहा है कि कुर्सियां हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए। और
गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ आएंगे। एक छोटी सी जनसभा की बात है और इसके बाद यही कलेक्ट्रेट पास में है, योगी आदित्यनाथ वहां पर अपना पर्चा दाखिला करेंगे। फिलहाल वो गोरखनाथ मंदिर में है। ठीक है राजीव, अपनी नजर बनाए रखिएगा। देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है और धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता आपको नजर आएंगे। लेकिन गोरखपुर से, गोरक्षनाथ पीठ से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं। मां की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, उसके लिए बकायदा देखिए जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है भोलेनाथ का। ये तस्वीरें आपके सामने और उसके बाद वो आगे के लिए बढ़ेंगे। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसने लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार किया है और हिलाकर रख दिया है हर किसी को। कि क्या आज के समय में ऐसी स्थिति की कहीं पर भी जगह है जहां पर गाली गलौच और गोलीबारी हो और युवा ऐसा आज कर रहे हैं, तो फिर कौन उनको मजबूर कर रहा है? ऐसी क्या नौबत आ गई है? मैं एक बार विमल कौशिक जल्दी से आपका रुख कर लेती हूं। उसी टोल पर आप मौजूद हैं जहां पर फायरिंग हुई थी काफिले पर, बार बार गोली लगने से बचे हैं असदुद्दीन ओवैसी और न्यूज़ 24 भी इसकी निंदा करता है। जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे जरा वो स्पॉट भी दिखाइए। 2 की गिरफ्तारी हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि वजह भी बताई गई है कि क्यों फायरिंग हुई उनके काफिले पर। जी बिल्कुल विपनेश, देखिए मेरे ठीक पीछे ये वो 15 और 16 नंबर के टोल बैरियर हैं, विंडोज हैं, जहां से उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी जो है उनका काफिला गुजर रहा था। और एक हमलावर, ठीक मैं अपने दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि एक हमलावर जो लाल जैकेट में था वो ठीक यहाँ पर पहले से ही वेट कर रहा था और उसने जैसे ही वो गाड़ियों का काफिला गुजरते हुए देखा और असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी को देखा तो उस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसी बीच दूसरा हमलावर जो थोड़े से पीछे था, जो टोल बैरियर के बिल्कुल नज़दीक था, 16 नंबर टोल बैरियर जो है उसके नज़दीक था और वहाँ से उसने अपनी पिस्टल लहराई और वो फायरिंग करता रहा। और ये पूरी घटना यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में सचिन और शुभम नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात जो उन्होंने पुलिस को बताई कि लगातार पिछले कई दिनों से असदुद्दीन ओवैसी को फॉलो कर रहे थे, उनके बयानों को लगातार सुन रहे थे। यहाँ तक कि कल जो मेरठ में सभा हुई वहाँ पर भी ये लोग मौजूद थे। तो ऐसी कई इन्होंने चौंकाने वाली जानकारी दी। और साथ ही जब लगातार ये जो उनके बयान सुनते थे, उनकी पार्टी के नेताओं के बयान सुनते थे, तो इनको उसी दौरान इन्होंने साजिश रची और बाकायदा किसी शख्स से इन्होंने जो अवैध हथियार है वो खरीदे। कुछ दिन पहले इन्होंने अवैध हथियार लिया। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि सचिन जो खुद वकालत की पढ़ाई कर चुका है, जो उसने पुलिस को जानकारी दी कि वो LLM कर चुका है। हालांकि पुलिस उसके बयानों की तस्दीक कर रही है। और जो दूसरा आरोपी है शुभम, उसके ऊपर फिलहाल कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। लेकिन सचिन के ऊपर एक 307 का यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला पहले से दर्ज है। और सचिन ने और भी कई चौंकाने वाली जानकारियां दी कि वो लगातार बयान सुन रहे थे और एक संगठन से खुद को जुड़े होने की बात भी उसने बताई है। फिलहाल पुलिस उस बात की भी तस्दीक कर रही है। लेकिन सचिन ने जो बात पुलिस को बताई उसके मुताबिक वो पिछले कुछ दिनों से ना सिर्फ जो रैलियां थी या जो सभा हो रही थी उनमें बयान सुन रहे थे, बल्कि जो टेलीविज़न और अन्य माध्यम है, जो सोशल मीडिया, खासकर आजकल सबसे ज़्यादा अफवाहों का, अगर कहें अफवाहों का बाजार गर्म करने में सोशल मीडिया का हाथ है, तो सोशल मीडिया को भी वो लगातार फॉलो कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी जो विवादास्पद बयान रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी के या फिर उनकी पार्टी के किसी शख्स के हो, उन बयानों को लगातार सुनते हुए उसके मन में पहले से ही काफ़ी समय से वो जहर घुल रहा था और उसी को उसने इस साजिश के रूप में अंजाम दिया। और उसने अपने एक साथी शुभम, जिसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, वो बेहद ही जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, गांव में खेती करता है, उसको अपने साथ मिला। और शुभम भी उसके साथ मेरठ की सभा में था और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा फॉलो किया उस पूरे काफिले को। और यहाँ पर इसी जगह पर उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। यही वो टोल बैरियर है जहाँ पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की उन्होंने। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल 12 बजे के आसपास पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करेगी और वहां से रिमांड पर लेकर और भी जानकारी जुटाई जाएंगी कि कहीं इस साजिश में और तो कोई शामिल नहीं है या फिर ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। तो जाहिर तौर पर अभी फिलहाल दोनों आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में और पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और साथ ही उस शख्स की भी तलाश की जाएगी जिसने उन्हें हथियार मुहैया करवाए। जी विमल, आप बने रहे मेरे साथ। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अनिला सिंह जी, आपसे मैं कर रही हूं, ये तो बड़े नेता हैं, अगर छोटे कार्यकर्ता पर भी इस तरीके की फायरिंग होती है तो बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है, बहुत गंभीर है। क्या आज के समय में इस तरीके के हालात की कहीं पर भी जगह है? कैसे देख रही हैं आप इस पूरे मामले को? पहला रिएक्शन, जाहिर सी बात है कि समर्थन तो आप नहीं करेंगी।
मेरी सबको राम राम। आप बात बिल्कुल ठीक कह रही है विपनेश जी। हमारा देश जो है वो लोकतंत्र से चलता है और सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, क्योंकि अधिकार संविधान देता है। और यहाँ पर कारण क्या रहे, जो दो युवा हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। बहुत मुस्तैदी से मैं कहूंगी कि पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया था, बाकी जो दूसरा था उसने सरेंडर कर लिया था। कारण भी इन्होंने बताए हैं, परंतु मुझे लगता है कि गहन जांच के बाद पुलिस की जो है अब सारे जो तथ्य हैं वो सामने लेकर आएगी। उससे पहले मेरे को कोई एक्सपर्ट कमेंट करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं इस मामले के वही सामने सारी चीजों को लेकर आए तो बेहतर होगा। परंतु डेफिनेटली इट इज वेरी शॉकिंग। शॉकिंग इसलिए है कि जब राजनेता जो होते हैं और चुनाव में जब होते हैं, हर प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास किया जाता हो, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो सकता है कि ये जो युवा है मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों की वजह से, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, किस दल से जुड़े हुए हैं, क्या मानसिकता रखता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी कि क्या रीजन है, किसने कहा, या अपने मन से खुद ही लोगों ने ये काम किया। क्योंकि अभी इसके ऊपर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि पुलिस जो है स्वयं बताएगी सबको। पर हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी राजनेता हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी धर्म से जाति से आता हो, कोई भी अपनी राजनीतिक सोच रखता हो, अगर कोई इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति या लोग उसके ऊपर हमला करते हैं तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में पूरे देश में कहीं भी इस प्रकार से ना हो पाए। ये पूरी घटना हाईवे पे हुई है, तो कोई अगर ये उंगली उठाना चाहे कि ये उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है आचार संहिता लग चुकी है, जो वेपन्स हैं वो थाने में सबमिट हो जाते हैं। तो ये जो कट्टा है, जो लोकल पिस्टल है, उससे इन लोगों ने अटैक किया, जो बताया भी है, खरीदा है हाल फिलहाल में। बहुत सारी जानकारियां सामने आएंगी, परंतु निंदनीय है, कड़ी निंदा करनी चाहिए। इस प्रकार की चीजों को एनकरेज नहीं करना चाहिए, ना ही इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। अंशु अवस्थी जी उंगली उठा रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा सर। अनिला जी कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। मुझे आप बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से लोग अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं, आप कहते हैं सारे वेपन जमा कराए जा चुके हैं, तो ये कहां से आए हैं वेपन? उत्तर प्रदेश में कौन है जो ये वेपन लेकर आया है? अरे ये आपके गुंडे हैं, गुंडे। ये आपने जिन गुंडों को पाला है, उन्हीं गुंडों ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया। उत्तर प्रदेश में बेटियों को 2:30 बजे रात को जलाया गया, दलितों पर अत्याचार हुआ, और आप लगातार अपराधियों को बचाते रहे। आज उसी की परिणति है। आज आचार संहिता लगने के बाद वो गुंडे सड़क पर हैं। किसी के साथ भी ऐसी हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए, हम निंदा करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने जाति देखकर कार्रवाई की। अगर कोई ब्राह्मण है तो उस पर बुलडोजर चलेगा, दलित है तो 2:30 बजे रात तो जलाया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री का समझाती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल से निकल जाएगा और पुलिस दूसरी उसके लिए अरेस्टिंग के लिए बैठी रहेगी। अरे अनिला जी, नहीं अंशु अवस्थी जी, आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा भटक रहे हैं। ये किसी बीजेपी के नेता पर गोली नहीं चली है, असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गोली चली है, उनकी कार के शीशे पर बुलेट लगी है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की 5 साल की उपलब्धि है कि आज सड़क पर अवैध असलहा लेकर लोग फायरिंग कर रहे हैं। ये आपने जो जहर भरा है, हिंदू मुसलमान किया है अनिला सिंह ने और इनकी पार्टी ने और आरएसएस ने, ये उसी का परिणाम है कि आप लोगों को रोजगार नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गोली क्यों चलाएगा कोई? आपकी बातें मैच नहीं कर रही हैं इस बात से। देखिए, आपको इसके गहराई में जाना पड़ेगा। क्या हुआ? आप नौजवान को रोजगार देते तो आज वो अपना काम करता, लेकिन आपने रोजगार नहीं दिया, आपने उसे जहर भरा, आपने उसके अंदर जहर भरा है। आज उसी का परिणाम है। इन्होंने एक समय जहर भरा था जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की, और आज ये फिर से जहर भर रहे हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं दोबारा आती हूँ अंशु जी, आपके पास दोबारा आती हूँ। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन गोली चली है असदुद्दीन ओवैसी पर, उनके काफिले पर। आती हूँ, कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आदिल हसन साहब भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। कपिल जी मैं आती हूं, लेकिन सबसे पहले आदिल जी, अब इसके बाद आपके पास ही आ रही हूं। आदिल जी, वजह क्या मानते हैं? कोई क्यों चलाएगा असदुद्दीन ओवैसी पर गोली, उनके काफिले पर गोली? जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री चुप रहेंगे, हरिद्वार पे जो धर्म संसद हुआ, गोरखपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में हुआ, जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण करेंगे,
तो यही होगा, यही नतीजा है। इनडायरेक्टली अगर संरक्षण उनको प्राप्त रहेगा तो क्या करेगा। ये जितने भी ये जो दोनों जो गिरफ्तार हुए, आप जाके सोशल मीडिया पे देखिए, कहीं ना कहीं ये बीजेपी से इनका ताल्लुक है, कहीं ना कहीं इनके बीजेपी के टॉप ब्रांच जो है उनके साथ इनकी फोटो है। तो आप ही बोलिए। और रेडिकलाइजेशन जो बीजेपी इतनी कर रही है, नफरत की जो अफीम चटा रही आवाम के बीच में, तो उसका ये नतीजा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम गुजारिश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के तहत चुनाव हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज है, तो बदलाएं इलेक्शन कमीशन की। क्या एक सांसद को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, स्टार कैंपेनर को उत्तर प्रदेश में कैंपेन की इजाजत है कि नहीं है? क्या इतना खतरनाक जानलेवा होगा? उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और गोली चली, पिस्टल से गोली चली। इत्तेफाक, ये तो ऊपर वाले अल्लाह का करम है कि ऐसी घटना नहीं हुई। आप ही बोलिए कि टोल प्लाजा के पास वहां पर भी सिक्योरिटी रहती है। या यही युद्ध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ठोक दो का शासन है। जब मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, संरक्षण देते हैं, प्रधानमंत्री जब चुप रहेंगे तो क्या होगा? चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी अनिला सिंह जी से जो आप अहम सवाल उठा रहे हैं। मैं आती हूं जल्दी से कपिश जी। एक वजह ये भी सामने निकल कर आ रही है कि नेता जो अब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनकी बयानबाजी है, जो भड़काऊ बयान है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े जिम्मेदार हैं। देखिए विपनेश, ये अचानक चीजें नहीं पैदा हुई, ये पैदा हुई हैं धीरे धीरे करके। और जो आरएसएस और भाजपा ने एक अपना विचारधारा बनाया है जो कटुता पैदा करने वाला है, वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भी ध्रुवीकरण करता है। और फिर उसके बाद इस तरह की विचारधारा एक दूसरे को ना पचा पाने की विचारधारा चलने लगती। और जब तक विचारधारा चलती तब तक तो लोकतंत्र सुरक्षित दिखता है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, अभी तो कोई बात नहीं, बातों ही बातों की बात हो रही है, एक दूसरों की विचारधारा नहीं कर। कोई कहता है कि हम इसको कांग्रेस मुक्त बना देंगे, कोई सपा मुक्त बना देंगे, कोई फला मुक्त बना देंगे। अरे भाई, ये विचारधाराएं हैं और इन विचारधाराओं को अगर आप मुक्त बना दोगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा इस देश, ना गंगा जमुनी सभ्यता बची। तो जो ये बोए हैं आज उसी की फसल आपके सामने है। और हम इस बात को कह रहे हैं कि अब टॉलरेंस जनता के अंदर, लोगों के अंदर, हम सबके अंदर नहीं बचा, क्योंकि इस तरीके की जहर और जहरीली मानसिकता घोल दी गई है। मैं 2 दिन से शो में चर्चा कर रही हूँ कि नेताओं को, कपिश जी मैं 2 दिन से चर्चा कर रही हूँ शो में कि बड़े नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि उनका हर एक शब्द युवाओं पर असर करता है। लेकिन नेता ये नहीं समझ रहे हैं। भड़काऊ बयानों का असर देखिए उत्तर प्रदेश में कि कहां से कहां हालात पहुंच गए हैं। इस पर आदिल हसन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर इस चर्चा में मेरे साथ। अंशु अवस्थी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमारी नजर गोरखपुर पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।